मेरे पास से गुजरे और मेरा हाल तक न पूछा। मेरे पास से गुजरे और मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे मान लूं कि वो दूर जाके रोए। कड़वी बात है लेकिन सच बात है, कड़वी बात है लेकिन सच बात है। हम किसी के लिए उस वक्त तक खास होते हैं जब तक उसे कोई दूसरा नहीं मिल जाता। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, भरोसा टूटने पर होता है, क्योंकि हम किसी पर भरोसा करके ही दिल लगाते हैं। हसीनों ने हसीन बनकर गुनाह किया, हसीनों ने हसीन बनकर गुनाह किया, औरों को तो क्या हमको भी तबाह किया। सुनिएगा, अगर फरमाइएगा कि हसीनों ने हसीन बनकर गुनाह किया, औरों को तो क्या हमको भी तबाह किया। पेश किया जब गज़लों में, पेश किया जब गज़लों में, हमने उनकी बेवफाई को, औरों ने तो क्या उन्होंने भी वाह वाह किया। मत रख हमसे वफा की उम्मीद है सनम, मत रख हमसे वफा की उम्मीद है सनम, हमने हरदम बेवफाई पाई है। मत ढूंढ हमारे जिस्म पे जख्म के निशान, हमने हर चोट दिल पे खाई है। इतना तो मुझे भी पता था, इतना तो मुझे भी पता था, लोग बदल जाते हैं, पर कभी तुम्हें उन लोगों में नहीं गिना था। तेरी तो फितरत थी सबसे मोहब्बत करने की, तेरी तो फितरत थी सबसे मोहब्बत करने की, हम बेवजह खुद को खुश नसीब समझने लगे। कितना भी शिद्दत से रिश्ता निभाओ, कितना भी शिद्दत से रिश्ता निभाओ, दिखाने वाले अपनी औकात दिखा देते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी मिली अपनों से। उसके चले जाने के बाद हम मोहब्बत नहीं करते किसी से। छोटी सी जिंदगी है, किस को आजमाते रहेंगे। हम भी खुद को इतना बदलेंगे कि लोग तरस जाएंगे पहले जैसा देखने के लिए। हमें मोहब्बत का कुछ ऐसा फलसफा मिला, हमें मोहब्बत का कुछ ऐसा फलसफा मिला, कभी हम रहे नाराज तो कभी वो खफा मिला। जाने कैसे मिल जाती है बेपनाह मोहब्बत, जाने कैसे मिल जाती है बेपनाह मोहब्बत। हमें तो यार ही कमबख्त बेवफा मिला। था इश्क या की सौदा हम समझ न पाए, था इश्क या की सौदा हम समझ न पाए। रही हिज्र में कमी मगर वस्ल में वो नफ़ा मिला। बेइंतहा मोहब्बत की आस लिए बैठे थे जिनसे, वो फरेबी झूठ के नकाब में ही हर दफ़ा मिला। शोहबत को उसकी कुर्बान कर दी दुनिया, हासिल हुई ना खुशियाँ मन को जफा मिला। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। जैसा कि आप जानते हैं कि जीन पियाजे सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और चूंकि ये बाल मनोवैज्ञानिक के रूप में बहुत सारे बच्चों के बारे में जानकारी दिया। इन्होंने बताया कि बच्चे जो होते हैं एक सक्रिय अन्वेषक होते हैं और लिटिल साइंटिस्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं। और बच्चों में भाषा के बारे में इन्होंने बताया कि बच्चों में भाषा जो होती है वह सबसे पहले विचार आती है और उसके बाद भाषा का जन्म होता है। तो हम आइए जीन पियाजे के बारे में कुछ कंसेप्ट जानने का प्रयास करें। सबसे पहले बता दूं कि जो ये जीन पियाजे हैं या स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, ये रहने वाले थे स्विट्जरलैंड के, और इनका जो जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में हुआ था। 9 अगस्त 1896 ईस्वी को हुआ था। और चूंकि स्विट्जरलैंड के थे इसीलिए इनको स्विस
मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और ये जो थे जीन पियाजे न केवल एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे बल्कि एक जैव मनोवैज्ञानिक भी थे। जैव मनोवैज्ञानिक, और उसके बाद ये एक मनोवैज्ञानिक तो थे ही, उसके बाद दार्शनिक भी थे। तो इनमें इतने गुणों का समाहित था। दार्शनिक, जैव मनोवैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, यानी बायोलॉजिस्ट, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट एंड उसके बाद फिलोसफर भी थे। जीन पियाजे जिन्होंने जो प्रयोग किए थे अपने 3 बच्चों पर किए थे, और खुद का उनका बच्चा था, इसीलिए बाल मनोविज्ञान के बारे में इन्होंने ज्यादा जानकारी दी है। नहीं तो 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे को 15 वर्ष की उम्र तक इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया था। कौन चीज का? उनके व्यवहार का अध्ययन किया था। नहीं, और उसी से पता लगाया कि किस प्रकार से बच्चों का विकास होता है, बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। नहीं, और आपने देखा कि पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को देखा, इसीलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। किसके सिद्धांत को? जीन पियाजे के। और जीन पियाजे ने जनरली जो काम किया वह काम किए थे संज्ञानात्मक विकास पर काम किए थे। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक यानी संज्ञान, यानी सोचने, समझने, तर्क करने, मूल्यों को पहचानने आदि जो गुण होते हैं उसी को कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। नहीं, यानी संज्ञान का अर्थ होता है समझना, तर्क करना, सोचना, ये सारा चीज। और चूंकि अपने 3 बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किए थे, और कौन चीज का किए थे? उनकी अवस्थाओं का प्रयोग किए थे कि क्या परिवर्तन होता है बच्चों के उम्र के अनुसार, अवस्था के अनुसार, तो इसीलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। अब यहां से एक चीज आती है, जब इन्होंने ये थ्योरी दे रहे थे तो उन्होंने 2 चीजों की बात किए। एक बात किए थे अनुकूलन की बात किए थे। अनुकूलन जो होता है, चूंकि बच्चे जो होते हैं किसी भी वातावरण में अपने आप को अनुकूल बनाएगा, अपने आप को ढालने का काम करेगा, तो वो जो करते हैं वह 2 तरीके से करते हैं। एक का नाम है आत्मसात्करण, आत्मसात्करण जिसको इंग्लिश में एसिमिलेशन कहा जाता है, एसिमिलेशन। और दूसरा होता है जिसे हम समायोजन करते, यानी 2 तरीके से बच्चे अपने आप को समायोजित या आत्मसात्करण करता है, यानी अनुकूलन के माध्यम से। और समायोजन का मतलब होता है अकोमोडेशन। तो आइए इसके जानने से पहले इसका स्क्रीनशॉट एक छोटा सा ले लिया जाए। आइए देखते हैं आत्मसात्करण के बारे में। कहता है आत्मसात्करण जिसको हम लोग समायोजन एक दूसरा होता है, तो दोनों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। सिंपल सी बात है, एक बात समझाओ इसको। मान लीजिए कि कोई बच्चा मम्मी के साथ या पापा के साथ जा रहा था। जब जा रहा था उसकी मां ने एक जानवर को देख के कहा कि 2 सींग, 1 पूंछ, 4 पैर, रंग काला, ये जो जीव होते हैं यह भैंस होते हैं। ठीक है? नहीं तो जब इसको देखा तो बच्चे ने क्या किया? अपने अंदर कुछ ऐड किया, जोड़ा। अब सोचिए अगर वह उसी प्रकार के जानवर को देखा लेकिन वह भैंस न होकर गैंडा था। नहीं, तो जब गैंडा को देखा तो बच्चे ने क्या कहा कि वह भी भैंस है। इसका मतलब कि उसने पूर्व ज्ञान के आधार पर बताया। तो क्या जब पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चा बताता है तो संतुलन में, इक्विलिब्रेशन में है। अभी क्या है? बच्चा संतुलन में है। लेकिन जैसे ही उसकी मां ने बताया कि भैंस नहीं है, क्या है? गैंडा है, तो क्या हो गया? उसके दिमाग की बत्ती गुल हो गई।
नहीं। अब कहा कि सब सेम है तो फिर गेंडा कैसे हो गया? तो जब मां ने उसको समझाया कि इसका मुंह जो होता है थोड़ा सा निकला हुआ होता है, लंबा होता है, तब उसने क्या किया, अपने पूर्व जो ज्ञान था उसमें कुछ ऐड किया और उसमें परिवर्तन किया। इसमें क्या किया, मॉडिफाई किया, चेंज किया, बदला है, और तब उसने कंसेप्ट किसका रख लिया, गेंडा का। नहीं तो अब सोचो, तो जब उसको असंतुलन हुआ, दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम हुआ, जब कहा कि गेंडा, तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया, असंतुलन हो गया, तो उसने फिर क्या किया, अपने जो उसकी समझ थी, जो उसकी मेमोरी थी, जो उसका पहले बताएगा, तो उसमें क्या किया, चेंजिंग लाया, मॉडिफाई किया, बदलाव किया। तो वह जो हुआ वही कहलाता है कौन चीज, समायोजन कहलाता है। जैसे बच्चे के अंदर पक्षी का कंसेप्ट क्लियर है, जब वो हवाई जहाज को उड़ते हुए देखता है तो मम्मी पूछती तो बताता है कि अभी पक्षी है, लेकिन जब मम्मी उसको बताती है तो बताइए, पक्षी को के बारे में जानते हुए जहाज को पक्षी कहना, अभी तो संतुलन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे उसकी मां कहती है कि हवाई जहाज है, तो उसके दिमाग में असंतुलन उत्पन्न होगा। जब असंतुलन होगा तो क्या करेगा, पहले वाले विचार में बदलाव करेगा, नहीं मॉडिफाई करेगा। तो जब बदलाव करेगा तो उसकी मम्मी जब समझाती कि निर्जीव है, नहीं ये खाना नहीं खाती है, ये बिल्कुल स्टेट रहती है, नहीं, तो अब समझा कि अच्छा ऐसी वाली हवाई जहाज होती है, तो वही जो कहलाता है बदलाव, समायोजन कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, हम यहां से कह सकते हैं कि आत्मसात्करण क्या है, तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जब आप पूर्व ज्ञान से क्या करते हैं, नए ज्ञान को जोड़ना, यही कहलाता है आपका कौन चीज कहलाता है, आत्मसात्करण कहलाता है। अब जैसे जब आप जोड़ घटाव सीखे थे और जब गुना बनाए, तो गुना में भी जोड़ घटाव का आया प्रयोग, तो वहां पे आत्मसात्करण है, नहीं। लेकिन जब आप पूर्व ज्ञान यानी पहले जो ज्ञान है, या जो आपकी प्लानिंग चल रही है, जो आपकी योजना है, में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं, तालमेल बिठाना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है, समायोजन कहलाता है। इसके लिए वर्ड आप यूज कर सकते हैं चेंज, नहीं, उसके बाद मॉडिफाई, ये सारा शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। करेक्ट है। तो आइए अब थोड़ा सा और जाने संतुलन के बारे में। सिंपल सी बात है, जब आप आत्मसात्करण और, लेकिन एक बात और समझिए संतुलन और असंतुलन समझने से पहले, मान लीजिए कि अगर बच्चा एक ऐसे जानवर को देखता है जिसमें उजला और काला दोनों रहता है, पहले से जानता है कि उजला जो है से गाय होता है और काला जो है से भैंस होता है, लेकिन वह ऐसा जानवर देखा जिसमें उजला रंग भी है और काला भी है। अब बच्चा क्या हो जाएगा, अब तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अब तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि है क्या, नहीं, तो यही कहलाता असंतुलन। लेकिन जब आत्मसात्करण और समायोजन दोनों के बीच का अगर क्या कर लेता है, अंतर कर लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलन या सामान्यीकरण कहते हैं, इक्विलिब्रेशन कहा जाता है, इक्विलिब्रियम। तो संतुलन के बारे में भी जान लिया जाए, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है समझेगा, यानी इसके द्वारा बालक आत्मसात्करण और
समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है, संतुलन कायम करता है। अब यहाँ से असंतुलन क्या होगा? जब उसकी बिजली दिमाग की गुल होगी, मतलब उसको कंफ्यूजन आ जाएगा, तो इसी के क्या कहेंगे? असंतुलन। अब इन्होंने जीन पियाजे ने एक और बात कहे हैं, एस्कीमा की बात कहे हैं। एस्कीमा, एस्कीमा क्या होता है? व्हाट इज एस्कीमा? तो आपके एस्कीमा क्या है? जब आप विभिन्न प्रकार के धारणाओं को भिन्न भिन्न नहीं भागों में अपने मस्तिष्क में रखते हैं और उसी के अनुरूप आप क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्कीमा। यानी हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के सूचनाओं का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्कीमा। और छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसको हम स्कीम कहते हैं। जैसे आप माँ के साथ जो व्यवहार करते हैं अलग ढंग से, पिता के साथ अलग, भाई के साथ अलग, बहन के साथ अलग, और सबका जो एक मस्तिष्क में समूह बना हुआ है उसको हम स्कीमा कहते हैं। और अलग अलग जो है कि शिक्षक के साथ ऐसे व्यवहार करना है, तो एक जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्कीम कहते हैं। यानी ये स्कीमा क्या होगा? सूचनाओं का समूह होगा और अलग अलग सूचनाएं क्या कहलाएगी? अलग अलग जो सूचनाएं होगी वह कहलाती है स्कीम कहलाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखिए, अब एक बात समझिएगा, जब चूंकि जीन पियाजे बात करते हैं किसके? संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास आप करना चाहते हैं तो संज्ञान का विकास कैसे होगा? हमारे मस्तिष्क का विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इसके लिए आनुवंशिकता का भी महत्व है कि नहीं? आप संज्ञान का जो विकास होता है आनुवंशिकता से भी होती है। अच्छे माता पिता के बच्चे का संज्ञान का विकास भी अच्छा होता है। बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है इससे, नहीं, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है संज्ञान के विकास पर। यही सब ना बातें हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना ये नहीं है। नहीं, हम लोग चलते फिर से जीन पियाजे की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, जो जीन पियाजे हैं वह एक चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर के रूप में जाने जाते हैं। यानी चाइल्ड बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है। जीन पियाजे को बाल मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। अब एक बात समझिएगा, यह दो तरीके की बात करते हैं। चूंकि जीन पियाजे जो है एक कंस्ट्रक्टिविज्म है, संरचनावाद ना, एक रचनावाद के रूप में जाने जाते हैं। अब आपके मन में आता होगा कि रचनावाद या जो कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं वो किसे कहा जाता है? चूंकि जीन पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है कि ये जो होते हैं अपने दुनिया का जो ज्ञान होता है वह क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, नहीं, अपने अनुभव के द्वारा। अच्छा, रेडिकल्स और कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या अंतर है? रेडिकल्स जो होता है बिना किसी के सहायता से अपने ज्ञान का निर्माण, अपनी समझ खुद विकास करते हैं।
लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म जो होते हैं अपने दुनिया का ज्ञान का निर्माण ये भी करते ही हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे जो है वह रेडिकल या कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है। नहीं, देखिए रेडिकल या कंस्ट्रक्टिविज्म किसको कहते हैं? रचनावाद जिसको कहते हैं, जो अपने ज्ञान का निर्माण जो होते हैं वो क्या करते हैं? खुद करते हैं, नहीं क्रिएट करते, कंस्ट्रक्ट करते हैं और छोटे छोटे यूनिट से, छोटे छोटे ज्ञान से वह क्या करते हैं? बड़े ज्ञान का निर्माण करते, वही कहलाते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। यानी सिंपल सी बात है कि जो अपने ज्ञान का निर्माण कंस्ट्रक्ट छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। और जो जीन पियाजे हैं एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है, नहीं, या रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है। करेक्ट है। अब आइए कुछ बातें इसके बारे में जानने का प्रयास करें। कुछ टर्म है, जैसे आप स्कीमा के बारे में जानते हैं, आत्मसात करण के बारे में जानते हैं, समायोजन के बारे में, संतुलन, उसके बाद वस्तु अस्थायित्व, उसके बाद है अहम केंद्रिता, एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है सजीववाद, सजीववाद। उसके बाद संरक्षण। ये सब क्या है? स्कीमा क्या है? तो सूचनाओं का एक समूह होता है जिसको हम बोलते हैं स्कीमा। आपके मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित है और वह अपने परिस्थिति, अपने वातावरण, अपने रिश्तेदार यानी रिश्ते के अनुसार वह उस प्रकार से व्यवहार करता है। नहीं, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ शिक्षक के साथ अलग बर्ताव करते हैं, अपने दोस्तों के साथ अलग बर्ताव करते हैं, नहीं, और वहाँ पे जो क्लर्क होता है उसके साथ अलग बर्ताव करते हैं। यानी सबों के साथ अलग अलग बर्ताव जो करते हैं वह पूरे समूह मिलकर बनती है हमारी स्कीमा, और एक एक जो होती है अलग अलग वह स्कीम कहलाता है। आत्मसात क्या है? तो कुछ भी पुरानी चीजों में, पुरानी अवधारणा में कुछ भी नया जोड़ना या ऐड करना ही क्या कहलाता है? आत्मसात करना। लेकिन पुरानी अवधारणा में बिल्कुल परिवर्तन कर देना, नहीं, बदलाव कर देना, पूरी तरीके से अंतर कर देना, ये मॉडिफाई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या चेंजिंग जिसको आप कहते हैं। तो ये सारा जब शब्द आए तो समझ जाइए कि ये सब क्या है? समायोजन होता है। संतुलन क्या है? तो जब आत्मसातकरण और समायोजन के बीच के कड़ी को आप समझ जाते हैं तो उसी को कहते हैं संतुलन। वस्तु अस्थायित्व, जब ये जनरली 9 से 11 महीने में आ जाती है बच्चे के अंदर। जब आप किसी बच्चे को 9 मान ले 3 महीने का बच्चा है, आप अगर उसको मार्कर दिखाएंगे, हटा लेंगे तो बच्चा समझता है कि दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। लेकिन जब बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाता है, सामान दिखाइएगा और हटा लीजिएगा, जैसे बोलते हैं ना, तो वो जो होता है वह जनरली जो होती है वह आपकी बच्चा समझने लगता है, नहीं कि वह जो है, छोड़ दो। तो आइए वस्तु अस्थायित्व ध्यान दीजिएगा, यह बच्चों में जनरली आ जाती है शैशवावस्था में, और जब उसके सामने किसी चीज को रखिएगा, हटा दीजिएगा तो बच्चा समझने लगता है। क्या समझने लगता है? कि वह दुनिया में है नहीं, और रोना शुरू कर देता है। यह जनरली 18 से 24 महीने के अंतर्गत शायद आ जाती है, नहीं। और अहम केंद्रिता के बारे में बात करते हैं। अहम केंद्रिता क्या होता है? अहम केंद्रिता मतलब बच्चा में अहम की भावना, मैं की भावना आ जाती है। बच्चे को लगता है कि जो मैं करता हूं वही दुनिया को भी अच्छा लगता है, जो मुझे पसंद है वह दुनिया को भी पसंद है। वह अपनी दुनिया के बारे में खुद सोच डेवलप कर लेता है, नहीं। और अहम केंद्रिता जो है बच्चे में कब आ जाती है? तो यह दूसरी अवस्था है, 2 से आपका 6 वर्ष का जो अवस्था होती है, नहीं, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी आप कहते हैं, नहीं। तो ये आपकी इंद्रिय गामक के बाद जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें ही आ जाती है। एनिमिज्म में क्या होता है? सजीववाद। इसमें बच्चा क्या होता है, जब उसे निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझने लगता है।
नहीं, जब मान लीजिए बच्चा जा रहा था, उसको अगर चोट लग गया और गिर गया तो वह तब तक रोता है या दुखी रहता है जब तक कि उसकी माँ उस चीज को मारती नहीं है। उसके लगता है कि उसमें भी जाए, या अगर वह किसी खिलौने को रखे हुए और खिलौना नीचे गिर जाता तो रोना शुरू कर देता, लगता कि जैसे जैसे उसे चोट लगता है वैसे ही उसको भी चोट लगती है। तो माँ जो होती है उस फर्श को पीटने लगती है तो वह चुप हो जाता, हंसने लगता है। ये सजीव बात है। संरक्षण क्या है? संरक्षण का मतलब होता है मात्रा का ज्ञान हो जाता है। नहीं, आप उसे किसी भी बर्तन में दीजिए, चाहे लंबा हो, नहीं चाहे वह छोटा हो चौड़ा, और दोनों में अगर 1 लीटर रखा गया है तो बच्चा बता देगा नहीं कि वह दोनों क्या है, बराबर ही है। यह संरक्षण गुण है। और इन्होंने एक और गुण दिया, पलटावी गुण और अपलटावी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अपलटावी, अपलटावी इसमें क्या होता है? अपलटावी में बच्चा 2 गुने 5 बराबर 10 तो बता देगा, लेकिन 5 गुने अगर 2 पूछेगा तो बच्चा बता नहीं पाता कि 10 होता है। या 4 जोड़ 5 बराबर 9 होता है और 9 में कितना घटाया जाए कि 4 हो जाएगा, तो वह बच्चा नहीं बता पाएगा। यानी इसमें क्या होती है कि बच्चे में पलटावी गुण नहीं आ पाता है। नहीं, तो ये शब्द उन्होंने बताए जीन पियाजे ने। तो ये कुछ टर्म है जो जीन पियाजे ने प्रयोग किए थे। और जीन पियाजे जनरली जो है वह कब से कब तक, इन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं लिटरल साइंटिस्ट होते हैं, एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे नहीं सक्रिय अन्वेषक जिसको आप कहते हैं। और पहले इनमें जो होती है विचार आती है, भाषा बाद में आती है बच्चों में, और अपनी दुनिया के बारे में वह अपनी सोच को भी डेवलप करता है, संज्ञान के माध्यम से तर्क वितर्क कर सकता है। तो ये सारे चीजों का उन्होंने वर्णन किया और एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। यानी यह जो है एक कैसे रचनावाद है, तो संज्ञानात्मक रचनावाद के रूप में जाने जाते। कौन? जीन पियाजे। तो आइए अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं के बारे में। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा। पहला है जिसको हम लोग इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं। ये होती है जन्म से 2 वर्ष की अवस्थाएं होती। इसमें क्या बदलाव आता है? सबसे पहले समझिएगा, इसमें सेंसेस आर टीचर, इंद्रियां जो होती है, इंद्रियां ही शिक्षक होते हैं। सेंसेस आर टीचर, यानी बच्चे सभी कामों को किसके माध्यम से करता है? अपने इंद्रियों के माध्यम से, सेंस के माध्यम से करता है। नहीं, और इसमें जो होते हैं अनुकरण व्यवहार आ जाता है। बच्चा किसी भी चीज को देखकर उसके ही जैसा करने का प्रयास करता है ना, यानी नकलची बंदर इसको कहा जाता है बच्चे को। इस अवस्था में बच्चे के सामने अगर आप जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप दाढ़ी बना रहे, तो बच्चा भी कुछ समय के बाद वैसा ही दाढ़ी बनाने का प्रयास करेगा। नहीं, आप अगर कोई चीज को फेंक रहे हैं तो बच्चा भी फेंकने का प्रयास करेगा। और इसमें रिफ्लेक्स एक्शन भी आ जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन समझते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन वह होता है जैसे पलक का झपकना, आपकी हार्ट बीट का चलना, नहीं, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है। उसके बाद इसी में वस्तु अस्थायित्व आ जाती है। वस्तु अस्थायित्व किस में आ जाती है? इसी इंद्रिय गामक अवस्था में आती है। यानी बच्चे में आ जाती है
आउट ऑफ साइट, आप जानते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो है, यह बात अब क्या हो जाती है, ये कब खत्म होती है, लगभग जाके 18 से 24 के आसपास में, नहीं, और वस्तु अस्तित्व, अब वस्तु को वह पहचानना शुरू कर देता है, अगर हटा भी दीजिएगा तो रोना शुरू कर देगा, नहीं, और यह एक यानी सिंपल सी बात है, ये बच्चे जो होते हैं इसमें पूरे इंद्रियों के माध्यम से ही अपने काम को पूरा करते हैं। दूसरा है जिसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक मतलब क्या, संक्रिया से पहले की अवस्था। क्या इसमें बच्चे में लॉजिक आती है? बिल्कुल नहीं आती है, तर्क करने की क्षमता भी डेवलप नहीं होता है, यानी इसका है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक रहता है? कहीं कहीं 2 से 7 लिखता है और कहीं कहीं 2 से 6 वर्ष भी लिख सकता है, नहीं। इसमें जो संक्रिया होती है, ऐसे तो संक्रिया के पहले की अवस्था है, लेकिन संक्रिया जो होती है वो किस तरीके से होती है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है। मानसिक मतलब उसके मेंटली प्रोसेस होती है, वह सोचने समझने तर्क करने की सारी क्षमता किसके माध्यम से करता है भाई, मस्तिष्क के, लेकिन संक्रिया नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद भाषा विकास की सबसे यह क्रिटिकल स्टेज होती है। भाषा विकास की क्या होती है, सबसे संवेदनशील होती है ना, सबसे संवेदनशील यह अवस्था होती है। बच्चों के भाषा विकास सबसे ज्यादा अगर कहीं होता है तो किसमें होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, चूंकि बच्चा घर से निकलना अब प्रारंभ करता है ना। उसके बाद भाषा के संदर्भ में बच्चे कहते हैं जीन पियाजे कि पहले बच्चे में क्या आती है, विचार, यानी बच्चा पहले सोचता है, बच्चा पहले क्या करता है, सोचता है, और उसके बाद भाषा विकास होती है। भाषा विकास यानी पहले थॉट आती है और तब लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ये है किनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें बच्चा जो होता है अपलटावी गुण जानता है। अपलटावी समझते हैं, बच्चा घर से स्कूल चला जाता है लेकिन फिर स्कूल से घर नहीं आ पाता है। बच्चा 4 जोड़ 5 9 बता देगा, लेकिन 9 में कितना घटाए कि 5 आ जाए, या 5 और जोड़ 4 कर दीजिएगा इसको, तो बच्चा 9 नहीं बता पाता है। यानी इसमें पलटावी गुण नहीं आ पाता है। उसके बाद इसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं, नहीं, और इसमें अहम केंद्रिता आ जाती है। अहम केंद्रिता आ जाती है, मैं की भावना डेवलप हो जाता है। उसे लगता है कि उसके अनुसार, उसकी सोच के अनुसार ही दुनिया दिखती है या चलती है। जैसा मुझे अच्छा लगता है सबको वही अच्छा लगता है। अगर मैं रोता हूं तो दुनिया भी रोती है, मैं खुश हूं तो दुनिया भी खुश है। अगर मैं चॉकलेट से खुश हूं तो मेरे पापा या मम्मी भी क्या है, चॉकलेट देने से ही खुश हो जाएंगे। इसी तरीके से जब बच्चा रोता है, अगर आप उसको चॉकलेट दे देते हैं और आप भी रोइएगा तो बच्चा आपको क्या करेगा, चॉकलेट देगा। उसे लगता है कि वह भी हमारी तरह ही खुश हो जाएंगे। उसके बाद इसी में एनिमिज्म आ जाती है, सजीववाद इसी में आ जाता है। बच्चा निर्जीव को भी क्या समझता है, सजीव। अगर चलते चलते ठेस लग गया तो जब तक माँ उस चीज को पीटेगी नहीं तब तक वह खुश नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, ये खिलौने की आयु के नाम से जाना जाता है। खिलौने की आयु के नाम से ही जाना जाता है। और पूर्व बाल्या अवस्था कहिए या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहिए, करेक्ट है। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी जो अवस्था जीन पियाजे ने दिया वो था कौन सा, संक्रियात्मक अवस्था, नहीं, जिसको मूर्त संक्रियात्मक भी हम लोग कहते हैं ना। तो ये है आपका तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो हमारे सामने होता है, नहीं, जिसे हम देख सकते हैं।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कब से कब होती है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। देखिए इसमें बच्चा जो होता है तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तार्किक चिंतन यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन का गुण आ जाता है। बच्चा तर्क करना, वाद विवाद करना सीख जाता है। किसी भी चीज के बारे में एक लॉजिक करना सीख जाता है और इसे हम लोग मूर्त संक्रिया के नाम से भी जानते हैं। मूर्त संक्रिया क्या होता है? जब बच्चा किसी चीज के देखकर उसके बारे में संक्रिया करता है और इसमें अपलटावी गुण, अपलटावी की पलटावी, पलटावी गुण आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पलटावी, जो पलटावी होता है, पलटावी गुण का विकास हो जाता है। पलटावी गुण मतलब समझ रहे हैं? बच्चा अब स्कूल भी चला जाएगा और वापस भी आ जाएगा। 4 जोड़ 5 9 भी बता देगा। 9 जोड़ 9 में से कितना घटाए तो 4 होगा वो भी बता देगा। 4 जोड़ 5 9 और 5 जोड़ 4 9 यह भी बता। 2 गुने 5 10 और 5 गुने 2 भी 10। उसके बाद इसमें बच्चा अब वर्गीकरण भी कर देता है। नहीं, बच्चा वर्गीकरण भी कर देता है और एक सबसे अच्छा चीज इसमें है, ये सबसे अच्छा इसमें एक गुण आ जाता है कि बच्चा जान जाता है कि आकार एवं आकार, रूप आकार नहीं, शेप एंड साइज के बदलने से उसका वॉल्यूम, उसका आयतन नहीं बदलता है। चाहे आप ग्लास में रखिए, चाहे आप किस में रखिए, आप बाउल कटोरा में रखिए, आकार और साइज बदल जाएगा लेकिन उसका आयतन नहीं बदलता। ये बच्चे में समझ में आ जाती है। नहीं, इसे हम लोग उत्तर बाल्य अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात, इसे हम पूर्व गिरोह की अवस्था भी कहते हैं। पूर्व दल की अवस्था भी कहा जाता है। पूर्व गिरोह आयु कहा जाता है। और खिलौने की आयु से अब ये क्या हो जाता है? खेलने की आयु। बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, इसलिए स्कूल की भी आयु कहा जाता है। नहीं, इसमें ये सारे गुण का डेवलपमेंट हो जाता है और चूंकि ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट उन्होंने अवस्था की बात किए वो था औपचारिक नहीं या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या होता है? अब बच्चा जो है इसमें जो चीज नहीं है सामने उसके बारे में भी अब तर्क करता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को एक और नाम से जाना जाता है, अनौपचारिक अवस्था भी कहा जाता है। तो आइए इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये होती है मोर देन 11, 11 प्लस नहीं, यानी 11 से ऊपर का जो उम्र के बच्चे होते हैं वह आपका होता है। या जनरली इसको कहा जाता है अडोलसेंस टू अडल्टहुड। अडल्टहुड यानी किशोरावस्था से वयस्कता अवस्था ना, वयस्क अवस्था। इसमें बच्चे में अमूर्त चिंतन आ जाती है। बच्चे उस चीज के बारे में भी तर्क लगाना शुरू कर देता है जो उसके सामने नहीं होता है। इसे हम लोग दल या गिरोह की आयु के नाम से जानते हैं। अब बच्चा कहाँ रहना शुरू कर देता है? अपने संगी साथियों के साथ, ठीक है। और इसमें अपसारी, रचनावाद, सृजनात्मकता,
ये सब गुणों का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो ये था आपका जीन पियाजे के अनुसार अवस्थाओं का वर्णन। नहीं तो उन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की है। इसी में अमूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। तो आइए देखते हैं, जीन पियाजे ने 4 फैक्टर्स की बात किए हैं, 4 कारक की बात किए हैं बच्चे के विकास में। तो सबसे पहला परिपक्वता की बात करते हैं, दूसरा अनुभव या एक्टिविटी की बात करते हैं, और तीसरा जो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया की बात करते हैं, सामाजिक अन्योन्य क्रिया की बात करते हैं, और चौथा जो है इक्विलिब्रियम यानी या इक्विलिब्रेशन, संतुलन की बात करते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो होते हैं वह अपने परिपक्वता के अनुसार यानी अनुभव प्लस अवस्था के अनुसार ही अपने संज्ञान के विकास करते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 3 महीने का है, उसको कितना भी प्रयास किया जाए लेकिन वह चल नहीं पाएगा। नहीं, अनुभव क्या होता है? अनुभव एक चीज होती है जो कि आप एक्टिविटी के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से आपके अंदर आती है, जिससे आपके संज्ञान का विकास होता है। और सामाजिक अन्योन्य क्रिया, जब बच्चे समाज के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, पड़ोस के बच्चों के साथ समूह बनाकर या किसी भी प्रकार से जब अन्योन्य क्रिया करता है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है, खेलते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उससे भी हमारे संज्ञान का विकास होता है। और संतुलन, और इन सब के बीच में जो एक समझ डेवलप होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जब तक बच्चा सीखने के लिए तैयार ना हो, तब तक उसको संज्ञान का विकास नहीं किया जा सकता है, चाहे आप लाख प्रयास क्यों ना कर ले। ठीक है, इसलिए बच्चे को सबसे पहले क्या किया जाए? रुचि को जगाया जाए। और ऐसे भी कहते हैं कि बच्चा जो होता है कैसा होता है, तो उसके व्यवहारों से हम सीख सकते हैं। नहीं कि बच्चे में क्या है। अब आइए, अगर हम संतुलन की बात करें, इक्विलिब्रेशन की बात करें, तो संतुलन जो होते हैं जनरली 2 तरीके से बच्चा करता है। एक करता है अनुकूलन के माध्यम से, और दूसरा करता है किसी संस्था के या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। इसी से ना होता है। आप अनुकूलन कैसे बनाते हैं बच्चा? तो या तो वह एडेप्टेशन यानी इक्विलिब्रेशन जो बनती है, इक्विलिब्रेशन जो होती है, संतुलन जो होती है, 2 प्रकार से होती है। एक होता है एडेप्टेशन के माध्यम से, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। अब जो अनुकूलन बनाते हैं 2 तरीके से बनाते हैं। या तो हम लोग करते हैं अकोमोडेशन यानी जिसे हम बोलते हैं समायोजन, और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन यानी जिसे आप कहते हैं संतूर, इसको कहते हैं आत्मसात। यानी पूर्व ज्ञान में जब नई ज्ञान को ऐड करते हैं, पूर्व ज्ञान में नई ज्ञान को जोड़ते हैं तो एसिमिलेशन कहलाता है। और जब पूर्व ज्ञान में बदलाव करते हैं, नहीं या उसमें हम चेंजिंग लाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अकोमोडेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं। करेक्ट है। तो ये है आपका एक छोटा सा जानकारी। तो अभी आप ज्ञान ले रहे थे लर्नर आइज बाय बीआरपी के माध्यम से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। आपको जैसा कि पता है कि जो जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म या रेडिकल्स नहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बात करते हैं, और ये एक बेहतरीन व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बच्चों पर ही अपने बातों को रखकर और उनके व्यवहार के अनुसार 15 वर्षों तक इन्होंने देखा, और उसी के अनुरूप उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड साइकोलॉजी का थ्योरी दिया, जो कि संज्ञान पर आधारित था। करेक्ट है। दूसरी बात, जीन पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चे के हर व्यवहार को देखते हुए विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स,
विभिन्न प्रकार के स्टेजेस के बारे में बातें की। वो कहते थे कि बच्चे जो होते हैं ईगोसेंट्रिक होते हैं, जबकि अगर हम बात करेंगे वाइगोस्की का तो वो कहते हैं प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं नहीं, और ये जो होते हैं ईगोसेंट्रिक की बात करते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे फिर लेकर आता हूं एक और बेहतरीन वीडियो। तब तक आप बने रहिए इस चैनल पर, और लगातार आपके लिए मैं सीटेट का पूरा कोर्स थ्योरेटिकल वे में ला रहा हूं। विशेष कुछ कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लाइक बटन दिख रहा है, लाइक कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय।